बजट की इस कवरेज में आज आप मिलिए सबसे पहले राधेश्याम जी से। राधेश्याम जी की क्या उम्मीदें हैं, क्या गारंटियां वो इस चुनावी बजट से चाहते हैं, पहले आप इनको सुनिए। राधेश्याम का दम अब बैठे बैठे फूलने लगा है। डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी कराने को कहा है। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में अर्जियों का अंबार लगा है और प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की हैसियत नहीं है। राधेश्याम इतने गरीब नहीं कि आयुष्मान के दायरे में आए और इतने अमीर नहीं कि निजी अस्पतालों का खर्चा उठा पाएं। मिडिल क्लास का संकट गहरा है। सरकारी अस्पताल में 11 महीने बाद की तारीख मिली है। हर बीतते दिन राधेश्याम की सेहत कमजोर हो रही और उम्मीदें धुंधली। राधेश्याम को पता है कि सरकार जल्द ही बजट का ऐलान करने वाली है। ये बजट चुनावी होगा। वोटरों को लुभाने के लिए सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं करके अपनी मंशा जाहिर कर सकती है। ऐसे में राधेश्याम को सरकार से कुछ एक गारंटियों की उम्मीद है। राधेश्याम चाहते हैं कि सरकार सबके लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा दे दे। भले मध्यम वर्गीय परिवारों से इसके लिए कुछ अंशदान ले लें। कम से कम इलाज का बोझ तो कम होगा। मौजूदा समय में ये योजना 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों यानी कि करीब 55 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा रही है। दूसरी गारंटी आयुष्मान बनने के बाद इलाज की है। कई ऐसे परिचित भी हैं राधेश्याम के जिनके पास आयुष्मान कार्ड तो है लेकिन इलाज नहीं मिल पाता है। वजह है अस्पतालों का आयुष्मान योजना में खुद को संबद्ध ना करना। दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां आयुष्मान योजना लागू नहीं है। ऐसे में इन सरकारों के दायरे में आने वाले अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड बीमार हो जाता है। तीसरी गारंटी आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाले इंश्योरेंस कवर को 5 लाख से बढ़ाकर 10 या 15 लाख रुपए प्रति परिवार किए जाने की है। इलाज का खर्च दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दवा, दारू और सर्जरी में आने वाले खर्च की महंगाई फूड यानी खाने पीने की चीजों की महंगाई से भी आगे है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के ट्रीटमेंट में 10 से 15 लाख रुपए का खर्च आता है। ऐसे में आयुष्मान का दायरा बढ़ाया जाना लाजमी है। राधेश्याम चाहते हैं कि उनकी तहसील का प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि पीएसी भी कुछ सुधर जाए। सरकारी अस्पतालों, खासकर ग्रामीण इलाकों में ध्यान देने की जरूरत है। 24 घंटे डॉक्टर की मौजूदगी, इलाज की अत्याधुनिक तकनीक, एम्बुलेंस और दवाओं की उपलब्धता जैसी चीजों की गारंटी बजट में मिलने से आम आदमी की प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भरता कम होगी। इस साम राधेश्याम तो केवल स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को कान लगाकर सुनने के लिए तैयार हैं। सरकार बजट में आत्मनिर्भर भारत योजना को विस्तार दे सकती है। इस योजना को दिसंबर 2020 में नौकरी पैदा करने के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत कंपनियों को ईपीएफओ योगदान पर सब्सिडी देकर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के लिए सरकार ने 22,810 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। क्या हुआ सर इस स्कीम का? देखिए, रोजगार को लेकर सरकार की कोशिशों के नतीजे सरकार की स्कीमों से ही समझ में आ जाते हैं। 2020 के दौरान जब ये योजना आई थी, जब कोविड का दौर था, तो इसकी काफ़ी प्रचार और चर्चा हुई थी। कहा था कि सरकार अपनी तरफ से निजी कंपनियों को इस बात का प्रोत्साहन दे रही है कि वो कंपनियों को रोजगार से ना कर्मचारियों को रोजगार से ना निकाले, इसके बदले उनके पीएफ के भुगतान का आधा हिस्सा सरकार देगी। कंपनियों ने रोजगार देने में रुचि नहीं दिखाई। 22,810 करोड़ रुपए की राशि इस योजना की खर्च ही नहीं हो सकी। यानी पूरा कोविड निकल गया, कोविड के बाद बाजार भी खुल गए, पर कंपनियों ने इस आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कोई भाव नहीं दिया, इसमें कोई सक्रियता नहीं दिखाई। अब चुनौती यह है कि इस स्कीम को तो केवल स्टॉप गैप के लिए लाया गया था, कोविड के दौरान लाई गई थी। इससे बहुत सारी स्कीमें ऐसी आई थी जो महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था की मदद के लिए लाई गई थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि इस बजट में इस योजना को और आगे बढ़ाया जा सकता है। 2024 में इसे खत्म होना था, इसके आगे से और आगे बढ़ाया जाएगा ताकि इस पैसे का भी इस्तेमाल हो सके और उद्योगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा सके कि वो ज़्यादा लोगों को नौकरियां दें। स्कीम के भीतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली शुभ हमारे लिए है कि बाजार अगर रोजगारों के पक्ष में नहीं है तो सरकार की तरफ से दी गई सब्सिडी भी लोगों को रोजगार नहीं दिलवा पाती। कंपनियों को स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पीएफ के भुगतान का एक हिस्सा सरकार चुकाएगी। इसके बाद भी कंपनियों को यह लगा कि लोगों को रोजगार पर रखने में और उन्हें तनख्वाह देने की उनकी क्षमताएं नहीं है, और ये इस स्कीम की विफलता भारत के रोजगार बाजार की थोड़ी दर्दनाक सी त्रासदी तस्वीर बताती है, जहां सरकार की मदद के बावजूद, सीधे मदद के बाद भी रोजगार नहीं आ रहे हैं।
देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए इस साल के अंतरिम बजट में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके तहत जीवन और सामान्य बीमा के लिए कंपोजिट यानी एक ही लाइसेंस देने की घोषणा हो सकती है। साथ ही हेल्थ बीमा के लिए अलग से रेगुलेटर का प्रस्ताव किया जा सकता है। इसके अलावा बीमा उत्पादों की डिलीवरी और बिक्री को प्रोत्साहन के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने की दिशा में भी आगे बढ़ती दिख सकती है सरकार। सर, क्यों महसूस हो रही है ये हेल्थ रेगुलेटर की जरूरत? बीमा क्षेत्र में कई सुधार एक साथ आने की संभावना है। कंपोजिट लाइसेंस की प्रक्रिया IRDA पहले ही प्रस्तावित कर चुका है और इस बात पर बीमा कंपनियों के बीच मतभेद भी रहे कि एक ही बीमा कंपनी को सभी तरह के बीमा देने की छूट होनी चाहिए, लाइफ, जनरल, हेल्थ और ऑटो इंश्योरेंस की। अब इस बात की संभावना है कि शायद नीतिगत रूप से अंतरिम बजट में इस बात की घोषणा हो जाए और इसके लिए कानूनों में बदलाव करना होगा, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कानून अलग हैं और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कानून अलग है। इससे भारत में कंपोजिट बीमा की प्रक्रिया शुरू होगी, जो बीमा क्षेत्र में एक नए तरीके का बदलाव लेकर आएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भारत में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रेगुलेटर की तैयारी की जा रही है। ये बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण और समय पर उठाया गया कदम है। हेल्थ इंश्योरेंस अपने तरह से एक समानांतर इंश्योरेंस प्रोडक्ट के तौर पर विकसित हुआ है और भारतीय बाजार में हेल्थ इंश्योरेंस का और हेल्थ बीमा का पेनिट्रेशन बेहद कम है। अभी हमने अपने मनी 9 के सर्वे में पाया था कि देश में 53% ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई हेल्थ बीमा नहीं है। हेल्थ बीमा को लेकर तमाम उलझने हैं। अस्पतालों की डिलीवरी पर, बीमा कंपनियों की तरफ से किए गए वादों को ना पूरे होने पर, क्लेम्स को लेकर तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए अलग से एक रेगुलेटर की जरूरत है। ये घोषणा समय पर है और इसे जरूर होना चाहिए ताकि हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा सेक्टर अलग से विकसित हो सके, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक अलग तरीके से लोगों को उसकी जरूरत होती है। शहरी क्षेत्रों में सस्ते मकानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना में बदलाव कर सकती है और बजट में इस बदलाव को लेकर ऐलान होने की संभावना है। योजना के तहत मिडिल क्लास के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी उपलब्ध कराई जा सकती है। सरकार ने इस योजना को 2015 में लॉन्च किया था। क्या कुछ होने वाला है सर अब इस स्कीम में? ये स्कीम अब शायद गरीब और कम आय वर्ग की उपलब्धि के साथ साथ बाकी अन्य आय वर्गों के लिए भी खोली जाएगी, मध्यम आय वर्ग के लिए। इस बात के संकेत हैं कि जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं उन्हें भी इस स्कीम का लाभ दिया जाए। और इस स्कीम का लाभ देने का सरकार के पास आमतौर पर एक ही तरीका होता है कि जो बैंकों से क्रेडिट मिलेगा उस क्रेडिट पर ब्याज दर में कोई सब्सिडी दी जाएगी जिसका बैंकों को भुगतान किया जाएगा। आमतौर पर भारत में सरकार की जो हाउसिंग स्कीम्स हैं वो इसी मॉडल पर चलती हैं, जिसमें बैंकों से सस्ते कर्ज पर एक सब्सिडी दी जाती है। लेकिन पहली बार ऐसी आवास योजना होगी, अगर इसकी घोषणा होती है बजट में, जिसमें स्पष्ट रूप से निम्न आय वर्ग के साथ मध्यम आय वर्ग को भी शामिल किया जाएगा।